इस कहानी की शुरुआत में हमें क्लाइस्टर राज्य में एक छोटे लड़के जे को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ खेती किया करता था। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। वो प्राचीन लोक कथाओं पर मोहित था। माना जाता है कि बादल के गरजने की वजह राक्षस है जो उनके आने का संकेत देते हैं। जे के डैड भी वहाँ जाते हैं जो जे के कहने पर उसे राक्षसों की कहानी सुनाने लगते हैं कि सालों पहले कुछ पादरियों ने जादुई बीन स्टॉक बनाया क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस तरह ऊपर स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से मिलेंगे। लेकिन जब वो ऊपर पहुँचे तो वो कोई स्वर्ग नहीं बल्कि राक्षसों की दुनिया थी जहाँ खूनी राक्षस रहा करते थे जिन्होंने उन पादरियों को मार डाला और उन बीन स्टॉक की मदद से धरती पर आ गए। वो चारों तरफ तबाही मचाने लगे और इंसानों को खाने लगे क्योंकि इंसान उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगते थे। यह देखकर राजा एरिक ने कुछ पादरियों को राक्षसों को मारने का तरीका निकालने को कहा तो पादरियों ने किसी तरह एक शैतान को मारकर उसका दिल निकाल लिया और अपने तंत्रों और मंत्रों का उपयोग करके उस दिल से एक ताज बनाया जिससे सभी शैतान राजा के सामने झुक गए क्योंकि वो ताज राक्षसों की हार्ट बीट के साथ जुड़ा हुआ था। और अब राजा एरिक ने उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज दिया और बीन स्टॉक को नष्ट कर दिया ताकि वो वापस ना आ पाए। और अब राजा एरिक ने उन जादुई बीन स्टॉक बीजों को अपने पास रखा ताकि फिर कोई समस्या खड़ी ना हो। और जब राजा एरिक की मृत्यु हुई तो पादरियों ने ताज और उन बीजों को राजा एरिक के साथ ही दफन कर दिया। ये कहानी सुनकर अब जे के डैड उसे सोने को कहते हैं। जैक अपने डैड से पूछता है कि क्या शैतान सच में होते हैं तो उसके डैड उसे कहते हैं कि ये सब लोक कथाएं हैं। मगर जैक उस लोक कथा को आगे पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि शैतान बेसब्री से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो राजा एरिक के वंश को पूरी तरह से खत्म करके दुनिया पर राज करेंगे। वही अमेरिकी वंशज राजकुमारी इजाबेल को देखते हैं जिसे उसकी माँ भी शैतानों की कहानी सुना रही होती है। फिर अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब जे के डैड महामारी की वजह से जिंदा नहीं रहे और वो अपने चाचा के साथ खेती किया करता था मगर उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए जेक के चाचा उसे अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने के लिए बाजार में भेजते हैं। जेक जब बाजार पहुँचता है तो अपने घोड़े को बेचने की कोशिश करने लगता है तभी उसे राक्षसों की कहानी का शो दिखाई देता है। इसीलिए वो भी उस शो को देखने लग जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ शराबी लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए जेक उस लड़की की मदद करता है तो शराबी जेक को हिट करता है। जेक उन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक शराबी में इतनी ताकत होगी, इसीलिए अगर एक और बार तुमने मुझ पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी शाही सेना का लीडर एलमोट अपने साथियों के साथ वहाँ जाता है। सभी लोग अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। वो लड़की उन शाही सैनिकों के साथ वहाँ से निकल जाती है जिससे जेक समझ जाता है कि वो राजकुमारी थी। जेक फिर जब बाहर आता है तो वहाँ उसका घोड़ा तो मौजूद होता है लेकिन उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। वही हमें महल में रोड्रिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो राजा का मुख्य सलाहकार होता है जिसकी जल्द ही राजकुमारी इजाबेल के साथ शादी होने वाली थी। विक रोड्रिक का दोस्त होता है जो उसे कहता है कि आज राजकुमारी फिर से भाग गई थी। और जब रोड्रिक अपने लाइब्रेरी में जाने लगता है तो उसे ऊपर से पादरी आता हुआ नजर आता है जो बहुत डरा हुआ था। और जब ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ की सारी चीजें टूटी और बिखरी हुई थी क्योंकि उसने राजा एरिक के जादुई बीज और ताज वहाँ छिपा कर रखे हुए थे। रोड्रिक इससे परेशान हो जाता है क्योंकि वो जादुई बीज वहाँ से गायब थे मगर ताज अभी भी वही होता है क्योंकि उसने चालाकी से उसे छिपा रखा था। रोड्रिक एक बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा था। अब रोड्रिक के सैनिक उस पादरी को ढूंढने लग जाते हैं और अब महल के बाहर जाने के द्वार भी बंद हो गए थे। उस पादरी को तभी जेक दिखाई देता है जो अपना घोड़ा बेच रहा था। इसीलिए जेक को कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा 10 सिक्कों में खरीद लूंगा लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो जेक उसे कहता है कि मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। जिस पर वो पादरी जेक को वो जादुई बीज देकर कहता है कि तुम इन्हें प्रार्थना घर में पादरी पीटर को दे देना जो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। और याद रहे कि ये बीज बहुत अनमोल है, 10 सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती, इसीलिए इन्हें संभाल कर रखना और पानी में भीगने मत देना। ये कहकर वो घोड़ा लेकर निकल जाता है लेकिन सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। पादरी भागने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ ही देर में वो पकड़ा जाता है। वही जेक जब घर आकर अपने चाचा को पूरी बात बताता है तो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। जेक उन्हें कहता है कि कल मैं बीज प्रार्थना घर में देकर पैसे ले आऊंगा। तो चाचा उसे कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया क्योंकि पादरी के पास पैसे नहीं होते और अब तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम जरा सी बात को नहीं समझे और उन बीजों को नीचे फेंक देते हैं। जेक उन बीजों को उठाने लगता है लेकिन उनमें से एक बीज 6 से नीचे जमीन पर गिर जाता है। चाचा जेक को कहते हैं कि मुझे अब मजबूरन तुम्हारे डैड के सामान बेचने होंगे जिससे हमारा गुजारा हो सकता है क्योंकि छत खराब हो चुकी है और हमें किसी भी हालत में उसे ठीक करना होगा। वहीं इजाबेल अपने डैड यानी कि महाराजा ब्रह्मवेल के पास आती है। महाराजा इजाबेल से कहते हैं कि आप इस तरह से भागकर बाहर नहीं घूम सकती क्योंकि आप एक राजकुमारी हो, आपको खतरा हो सकता है। तो इजाबेल उन्हें कहती है कि आपको मुझसे ज्यादा रोड्रिक की फिक्र है क्योंकि आप मुझे उससे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं जबकि उसकी उम्र मुझसे कहीं ज्यादा है और हम मुझसे प्यार नहीं करते। तो राजा उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो मगर तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम इंग्लैंड की होने वाली महारानी हो। तो इजाबेल उन्हें कहती है कि हम बाहर जाकर अपनी प्रजा से मिलना चाहते हैं मगर राजा इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन इजाबेल रात को चोरी छिपे महल से बाहर निकल जाती है। वहीं रोड्रिक उस पादरी से उन बीज के बारे में पूछने लगता है तो पादरी उसे
कहता है कि तुम्हें उन बीजों को कब्र से नहीं निकालना था, वो बीज काले जादू से बने हैं, इसीलिए तुम उन्हें काबू में नहीं रख सकते। और जब वो उन बीजों के बारे में कुछ नहीं बताता कि वो कहाँ है, तो रोड्रिक उसे जान से मार देता है। और अब मौसम काफी खराब हो जाता है और इजाबेल काफी दूर आ चुकी थी। उसे घर के बाहर रोशनी दिखाई देती है जो घर जेक का ही होता है, मगर उसके चाचा अभी वहाँ नहीं होते क्योंकि वो सामान बेचने गए थे। जेक उन्हें अंदर लाता है जहाँ इजाबेल जेक को थैंक्स कहती है क्योंकि आज दिन में उसने उसकी हिफाजत की थी। जेक उन्हें कहता है कि आपको किस चीज की तलाश है, तो इजाबेल उन्हें कहती है कि मैं एक एडवेंचर चाहती हूँ। तो जेक उन्हें शैतानों की बुक देता है जो उसके डैड उसे बचपन में सुनाया करते थे। तभी हम देखते हैं कि बारिश की वजह से जो जादुई बीज नीचे गिर गया था वो पानी में भीगते ही अंकुरित होने लगता है, जिससे वो बीन स्टॉक घर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। इससे इजाबेल और जेक बीन स्टॉक से काफी डर जाते हैं। जेक टकराकर बाहर गिर जाता है और इजाबेल अंदर ही फंस जाती है। जेक इजाबेल को बचाने जाता है, लेकिन बीन स्टॉक बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ ग्रो होने लगती है, जिससे वो घर भी ऊपर जा रहा था। जेक भी घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन वो किसी तरह गेट खोल देता है। लेकिन तभी वो नीचे गिरने लगता है। इजाबेल उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन इजाबेल के शाही कड़े के साथ ही जेक नीचे गिर जाता है। वो बेलों से टकराते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और इजाबेल उन बीन स्टॉक के साथ आसमान की गहराइयों में चली जाती है। अगली सुबह जब जेक की आँख खुलती है तो राजा और उसकी सेना उसके सामने होती है। राजा जेक से पूछते हैं कि मेरी बेटी का शाही जेवर तुम्हारे पास कैसे आया, तो जेक उन्हें कहता है कि मैंने ये चोरी नहीं किया, रात को राजकुमारी यहाँ आई थी और मैं उनकी हिफाजत करना चाहता था, लेकिन फिर बीन स्टॉक की वजह से ये सब हुआ। रोड्रिक समझ जाता है कि जेक के पास ही वो बीज है। जेक राजा को बताता है कि मेरा घर इन बीन स्टॉक के साथ ही ऊपर चला गया, इसीलिए अब राजा एलमोट और अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ जेक को भी राजकुमारी को वापस लाने भेजते हैं। रोड्रिक भी अपने साथियों के साथ ऊपर जाता है। वो सभी रस्सियों के सहारे के साथ ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। वो ऐसे ही दिन रात ऊपर चढ़ते रहते हैं। कुछ सैनिक तूफान की वजह से नीचे लटक जाते हैं, जिससे विक को दर्द हो रहा था, तो विक रस्सी काट कर उन एलमोट के साथियों को नीचे गिरा देता है। एलमोट और जेक को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ऊपर चल रहे थे। एलमोट के पूछने पर रोड्रिक बताता है कि रस्सी के टूटने की वजह से तुम्हारे साथी नीचे गिर गए। फिर दिखाया जाता है कि अगली सुबह होते होते वो बीन स्टॉक के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ राक्षसों की दुनिया थी। उन्हें घर में इजाबेल नहीं मिलती, मगर एलमोट को इजाबेल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो ऊपर राक्षसों की दुनिया की तरफ जा रहे थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो आगे गई होगी, इसीलिए वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रोड्रिक पीछे से विक के साथ जेक के ऊपर चाकू तान देता है और उससे वो जादुई बीज मांगता है। जेक को मजबूरी में वो बीज उसे देने पड़ते हैं, मगर उसने एक बीज निकाल लिया था जिसे अपने लॉकेट में रख लेता है। अब वो सब आगे बढ़ते हैं जहाँ एलमोट और उसके दो साथी को इजाबेल के बनाए हुए निशान दिखाई देते हैं जो उसने वापस आने के लिए बनाए थे। अब वो सब उस रास्ते पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ जेक को अपनी डायरी मिलती है और वहाँ ऊपर की डालियाँ टूटी हुई थी, इसलिए वो एलमोट को बताता है कि राजकुमारी मुसीबत में है क्योंकि वहाँ ऊपर की टहनियाँ टूटी हुई थी। तो वो अब जल्दी से इजाबेल को ढूंढने के लिए दो टीमें डिवाइड हो जाते हैं। एलमोट अपने साथी बोर्ड को रोड्रिक के साथ भेजता है और वो बाकी सब दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में क्रो और जेक पानी में बने राक्षसों के एक ट्रे में फंस जाते हैं, जिससे वो डरते हुए उस जाल को काटकर किसी तरह बाहर निकल आते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आने लगती है क्योंकि एक राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा था। जेक को ये देखकर विश्वास हो जाता है कि राक्षस सच में होते हैं। जेक पानी में छिप जाता है। क्रो और एलमोट भी वहीं पास में छिपे होते हैं, मगर उस राक्षस को इंसान के होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए क्रो पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यह देखकर एलमोट उस राक्षस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे भी बेहोश कर देता है। यह देखकर जेक पानी में छिपा रहता है। पानी में होने की वजह से वो राक्षस उसे सूंघ नहीं पाता और उन दोनों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। जेक भी चोरी छिपे उस राक्षस का पीछा करने लग जाता है, जिससे वो राक्षसों के शहर में पहुंच जाता है। वहीं रोड्रिक एलमोट के साथ बोल्ट को पहाड़ी से धक्का देकर मार देता है, लेकिन तभी दो राक्षस वहाँ आने लगते हैं, जिसमें से एक राक्षस विक को पकड़कर खा जाता है और दूसरा राक्षस भी रोड्रिक पर हमला करने लगता है। लेकिन रोड्रिक अपने साथ एरी का कवच लेकर आया था जो राक्षसों को कंट्रोल करता है क्योंकि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वहीं राक्षसों के जनरल फालन ने इजाबेल को बंदी बनाकर रखा होता है। वो उसे कहता है कि तुम एरी की वंशज हो जिसने हमें यहाँ वापस भेज दिया था, लेकिन हमारी बदला लेने की बारी फिर से आ गई है। और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन इजाबेल जानती थी कि उसने अगर उन्हें धरती पर जाने का रास्ता बता दिया तो राक्षस धरती पर तबाही मचा देंगे, इसीलिए उसे कुछ नहीं बताती। तो राजकुमारी को पिंजरे के साथ बाहर लाकर अपने सभी साथियों को बताता है कि इंसान वापस से मरने आ गए और ये लड़की एरी की वंशज है, इसीलिए आज उसे बदला लेने का वक्त आ गया। तभी वहाँ अकर नाम का राक्षस एलमोट और क्रो को लेकर आ जाता है। जनरल उनसे धरती पर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन क्रो से कुछ नहीं बताता, तो जनरल उसे कच्चा ही खा जाता है। तभी वहाँ रोड्रिक आ जाता है, जिसके पास मुकुट होने की वजह से जनरल को भी उसके सामने सर झुकाना पड़ता है। इजाबेल और एलमोट खुश होते हैं कि उन्हें बचाने आया है, मगर वो नहीं जानते कि वो गद्दार है और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। इसीलिए जब एलमोट उन्हें आजाद करने को कहता है तो रोड्रिक उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया, और वो सभी डीमन से कहता
है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और हम कल सुबह पूरी दुनिया पर राज करेंगे, क्योंकि हम एक एक करके सभी राज्यों को जीत लेंगे। सभी राक्षस इससे खुश होते हैं। वहीं अब जैक भी राक्षसों से बचता हुआ अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसे राजकुमारी नजर आ जाती है, जिसे एक राक्षस अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि वो एल्मोट और इजाबेल का तंदूर बनाना चाहता है। इसीलिए एल्मोट को पहले आटे में लपेट देता है, मगर जैक भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उसे खंजर दे देता है, जिससे वो खुद को आजाद करने लगता है। जैक इजाबेल को बचाने ऊपर चला जाता है। इजाबेल उसे वहाँ देखकर खुश होती है, मगर राक्षस अब इजाबेल को बाहर निकाल लेता है और उसे सलाद की तरह काटने लगता है। लेकिन तभी जैक इजाबेल को बचाने के लिए ऊपर से बड़ा सा चाकू उस राक्षस पर गिरा देता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और किसी तरह जैक उसे पूरी तरह से मार देता है। यह देखकर एल्मोट और इजाबेल उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं हमें धरती पर दिखाया जाता है कि महाराज और उसके साथियों ने बिनस्टॉक के पास ही तंबू लगा लिया था और वो अपने सैनिकों के इजाबेल के साथ वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। वहीं जैक इजाबेल और एल्मोट को निकालकर अब बाहर जंगल में ले आता है, जहाँ एल्मोट क्रो के मरने की वजह से दुखी हुआ उसका शोक मनाता है। अब इजाबेल जैक को भी पसंद करने लगी थी। इजाबेल उसे कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ, तो जैक उसे कहता है कि अगर आप महल से नहीं भागती तो रोड्रिक बिना किसी को भनक लगे इंग्लैंड पर कब्जा कर लेता और सिर्फ आपके भागने की वजह से ही उसका असली चेहरा सामने आ पाया। इसीलिए कोई बेकार नहीं होता और आप तो राजकुमारी है, इसीलिए हम आपको यहाँ लेने आए और जब आप महारानी बनेगी तो आपके पास इस दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत होगी। इजाबेल इससे खुश होती है और अब वो पानी के सहारे झरने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि वो वापस धरती पर जा सके। लेकिन वहाँ झरने पर एक राक्षस सोया हुआ था, मगर जैक को एक मधुमक्खी देखकर एक आइडिया आता है और वो एल्मोट के साथ मिलकर मधुमक्खी के छत्ते को उस राक्षस के हेलमेट में डाल देता है, जिससे कुछ ही देर में वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है और इधर उधर भागते हुए वो खुद ही खाई में नीचे गिर जाता है। इससे वो सभी खुश होते हैं। फिर वो वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन एल्मोट उन्हें कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे रोड्रिक को रोककर उससे ताज लेना होगा, वरना वो दुनिया को खत्म कर देगा। तो जैक भी उसकी बात मानकर उसे अपना खंजर दे देता है और अब एल्मोट उसे शाही सैनिक की उपाधि दे देता है। इससे वो खुश होता है और अब जैक इजाबेल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो राक्षस जो खाई में गिरा था वो नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं, मगर वो राक्षस नीचे गिरने की वजह से मारा जाता है। राजा और बाकी सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि लोक कथाएं सच्ची है, इसीलिए अब वो अपनी पूरी प्रजा को बचाने के लिए उन बिनस्टॉक को काटने के ऑर्डर दे देते हैं, जिससे अब सभी सैनिक मिलकर उन बेलों को काटने लग जाते हैं। वहीं जैक और इजाबेल बहुत जल्दी नीचे उतर रहे होते हैं। रास्ते में जैक इजाबेल को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इजाबेल भी उसे किस कर लेती है, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि रोड्रिक सभी राक्षसों के साथ झरने के किनारे पर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ छिपा हुआ एल्मोट रोड्रिक पर हमला कर देता है, जिससे वो लड़ते लड़ते एक मूर्ति के अंदर आ जाते हैं और रोड्रिक के पास मौजूद जादुई बीज दूर गिर जाते हैं। वहीं रोड्रिक के पास ज्यादा हथियार होने की वजह से वो एल्मोट पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे एल्मोट नीचे लटक जाता है, मगर एल्मोट किसी तरह रोड्रिक के चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे वो घायल होकर मारा जाता है। एल्मोट उसका ताज लेने जाने लगता है, लेकिन तभी जनरल फेलोन रोड्रिक का ताज निकालकर खुद उसे हासिल करके अपनी उंगली में पहन लेता है, जिससे अब वो सभी राक्षसों का राजा बन जाता है। वहीं नीचे जोरों शोरों से बेलों को काटने की तैयारी चल रही थी। इससे जैक और इजाबेल काफी डर जाते हैं और अब बिनस्टॉक नीचे गिरने लगता है। यह देखकर ऊपर मौजूद एल्मोट भी उस बिनस्टॉक पर जंप लगा देता है। यह देखकर जनरल फेलोन काफी दुखी होता है, क्योंकि अब धरती पर नहीं जा सकते। जैक किसी तरह एक बेल का इस्तेमाल करके खुद और इजाबेल को चारे की मदद से बचा लेता है। वो बिनस्टॉक इतना बड़ा होता है कि वो महल तक पहुंच जाता है, जिससे एल्मोट भी पानी में जंप लगाकर मरने से बच जाता है। अब सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है और सभी को लगता है कि आफत टल चुकी है। राजा को लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन तभी इजाबेल और जैक वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जैक को अंदर जाने नहीं दिया जाता। राजा अपनी बेटी से मिलकर खुश होते हैं। इजाबेल उन्हें बताती है कि जैक ने मेरी जान बचाई और रोड्रिक गद्दार है, क्योंकि उसने राजा एरिक का ताज चुराया, जिससे वो शैतानों को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना चाहता है। राजा जैक को कुछ मोहरे देते हैं, मगर जैक राजा को कुछ कह नहीं पाता कि वो इजाबेल से प्यार करता है, क्योंकि कानून के मुताबिक आम आदमी की शादी राजकुमारी से नहीं हो सकती। इसीलिए ना चाहते हुए भी जैक और इजाबेल को जुदा होना पड़ता है। इजाबेल राजा के साथ वहाँ से महल की तरफ निकल जाती है। वहीं ऊपर सभी राक्षस काफी परेशान होते हैं, क्योंकि अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी फेलोन को थैली नजर आ जाती है, जिसमें वो जादुई बीज थे, और वो खुश हुआ उन बीज को पानी में फेंक देता है, जिससे वहाँ उन 4 बीजों से बिनस्टॉक निकलने लगते हैं। अब सभी राक्षस उन बिनस्टॉक पर लटक जाते हैं, जिससे उनके वजन की वजह से वो बेलें नीचे की तरफ जाने लगती है। वहीं जैक को अपना घोड़ा नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश होता है, मगर तभी उसे पानी में वो बिनस्टॉक दिखाई दे जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि राक्षस धरती पर आ रहे हैं। इसीलिए वो तेजी से महाराज को ये बात बताने के लिए अपने घोड़े से आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ ही देर में राक्षस तेजी से महल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और सभी सैनिकों पर हमला कर रहे होते हैं। राजा और इजाबेल सुरक्षित महल में पहुंच जाती है, मगर जैक अभी भी पीछे होता है। एल्मोट ने महल के चारों तरफ आग लगा दी थी, इसीलिए वो ब्रिज को उठवाने लगता है, लेकिन वक्त रहते जैक अंदर आ जाता है। जनरल उस ब्रिज से लटक कर उसे बंद होने से रोकने की कोशिश करता
होता है, लेकिन जनरल अपने सैनिकों से उस पर हमला करके उसे नीचे पानी में गिरा देता है, जिससे आग में जल जाता है। सभी राक्षसों को लगता है कि वो मर गया है, इसीलिए अब वो उनका नया जनरल बनता है। लेकिन फेलोन मरा नहीं था, बल्कि उसे महल के अंदर जाने का तहखाना नजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगता है। अब बाहर सभी शैतान एंकर की मदद से ब्रिज को बंद होने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एल्मोट भी अपने साथियों के साथ उन्हें रोकने लग जाता है। साथ ही अब वो महल पर पेड़ पौधे और बेल से हमला करने लगते हैं, इसीलिए इजाबेल को जेक के साथ वहाँ से इंग्लैंड टावर की तरफ भेज देते हैं, ताकि वो बाकी राज्यों को खबर कर सके कि शैतान लौट आए हैं। इजाबेल जेक के साथ खुफिया रास्ते की मदद से महल को पार करने लगती है। वहीं बाहर सभी ब्रिज को खुलने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और राक्षस लगातार उन पर हमला करते जा रहे थे। जेक और इजाबेल जब महल के अंदर पहुँचते हैं, तभी फेलोन छत को तोड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है और उन्हें मारने के लिए उन पर हमला करने लगता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फेनोल इजाबेल को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। यह देखकर जेक उसे मारने के लिए छलांग मारता है, लेकिन फेलोन के 2 सर होने की वजह से वो उसे पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। लेकिन जेक अपने लॉकेट में से जादुई बीज निकालकर फेलोन के मुंह में फेंक देता है, जिससे वो बीज उसके पेट में बड़ा होने लगता है और देखते देखते बीनस्टॉक ट्री उसके पेट से निकलकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है और महल भी टूटने लगता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी जेक के पास फेलोन का कटा हुआ हाथ गिरता है, जिसमें एरिक का कवच होता है। वहीं बाहर शैतान सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे और वो ब्रिज खोलने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिससे राजा और सभी सैनिक जंग के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो सभी काफी डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि मानो उनकी मौत की घड़ी निकट आ गई हो। लेकिन तभी ताज लेकर जेक वहाँ पर आ जाता है, जिससे सभी राक्षस अपने हथियार फेंक कर जेक के सामने घुटने टेकने लग जाते हैं। इजाबेल और बाकी सब जेक के इस कारनामे की वजह से खुश होते हैं और अब जेक सभी राक्षसों को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। राजा भी अब शादी का नियम बदल देते हैं, जिससे राजकुमारी आम आदमी से शादी कर सकती थी और इस प्रकार उनकी शादी हो जाती है और अपने बच्चे होने के बाद उन्हें राक्षसों की कहानी सुनाते हैं और अब एरिक के ताज को राजा का ताज बना दिया जाता है और अब ये राक्षसों की लोक कथाएं ऐसे आगे चलती रहती है और यहीं पर ये मूवी